अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्टडी ऑफ फाइनेंस विच इज़ द मेल एंड फीमेल कोन्स एंड द स्ट्रक्चर एंड थोड़ा सा लाइफ साइकिल भी मैं डिस्कस करूंगी इसमें। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 14 आपकी बुक्स में ये मौजूद है। स्टार वालों की जो किताब आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप कोई और प्रैक्टिकल नोटबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप देख लें। इसमें स्टडी ऑफ फाइनेंस का जो लेक्चर है वो आपने इसमें ओपन करना है। ठीक है। अपने स्टूडेंट्स को मैंने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया स्टार वाली, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स स्टार वाली ही जो नोटबुक है वो आपने लेनी है। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो ये जो मेल और फीमेल कोन्स हैं ये कौन से प्लांट से बेसिकली बिलोंग करती हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस की थी कि ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स की जो फॉर्मेशन है वो तो होती है लेकिन इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो इसका मीनिंग है, लफ्सी मीनिंग है, जिम्नोस्पर्मे मींस नेकेड सीडेड प्लांट्स। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जिस प्लांट के ग्रुप में फॉल करते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है सीडेड प्लांट्स। ठीक है। अब इसमें सीड तो मौजूद है लेकिन इसमें कवरिंग नहीं होती, ओवरी की मार्जिनल लेयरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स के फॉरेस्ट जो दुनिया भर में मौजूद है वो 1/3 फॉरेस्ट हैं दुनिया भर में, और इनको एवरग्रीन प्लांट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके जो अडेप्टेशंस हैं वो जीरोफिटिक अडेप्टेशंस हैं। ट्रांसपायरेशन ये बहुत ही कम इनका होता है और पानी कंजर्वेशन इनकी ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेटिक रेट इनका कम होता है और मोस्ट प्रॉब्ली चूंकि ये हिली एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं, जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसका ये हिस्सा है। तो यहाँ पर आपके पास अडेप्टेशंस जीरोफिटिक कंडीशंस की वजह से इनके अंदर आपको एक एवरग्रीन जो कंडीशन नजर आती है। अब इसका मतलब ये है कि इनके जो दरख्त के ऊपर जो इनके लीव्स, स्केली लीव्स होते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। ठीक है। और अगर झड़ते भी हैं तो ब्राउन होके वो तो वो दरख्त पे कम से कम नहीं रहते। ठीक है। तो दरख्त जो है बेसिकली वो कभी भी नेकेड नहीं रहता उस तरह से, और हमेशा लीव्स की जो प्रेजेंस है वो नजर आती है। पूरा साल आपको लीव्स इनके नजर आते हैं, ऑल्दो कि इनके जो लीव्स होते हैं दे आर वेरी स्केली, दे आर नीडल लाइक, और दे हैव अ वेरी नैरो लीफ लैमिना। ठीक है। डायकॉट्स या की तरह तो नहीं होते ये, या एंजियोस्पर्म्स की तरह तो नहीं होते कि जिनमें ब्रॉड लीफ लैमिना होता है। तो नैरो लीफ लैमिना होता है इनके अंदर। और इनकी जो कह लें कि जो यंग स्टेज है उसमें भी, और जो आपकी जो कह लें कि दरख्त जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसमें भी आपको एवरग्रीन कंडीशन जो है वो नजर आती है। ठीक है जी। ब्रांचेस इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी री ब्रांचेस भी इसमें अवेलेबल होती हैं। और अगर आप दरख्त की बात करें तो दैट इज द स्पोरोफाइट जनरेशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो इसकी डोमिनेंट जनरेशन नजर आती है। जो आपको जिम्नोस्पर्म का जो दरख्त नजर आता है वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है। और स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी इसमें स्पोर की फॉर्मेशन है। लेकिन आज जो चीज आप एक फर्क पढ़ेंगे वो ये कि लास्ट टाइम हमने एडियंटम का जो लाइफ साइकिल डिस्कस किया था वो फर्न था, और मैंने ये कहा था कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, लेकिन स्पोर कितने तरह का था? एक ही तरह का था, होमोस्पोरी थी वहां पे। ठीक है। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट। और हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है कि दो किस्म के स्पोर्स आपको नजर आएंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा और एक मेगास्पोर होगा, यानी एक मेल और एक फीमेल स्पोर। चलिए जी, मटेरियल्स में हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें प्रिजर्व स्लाइड्स हैं, और उसमें यंग और ओल्ड दोनों किस्म के कोन्स की प्रिजर्व स्लाइड्स हैं। और उसमें कवर स्लिप चाहिए, आपकी जो है वो आपकी माइक्रोस्कोप चाहिए है या स्लाइड चाहिए, ग्लिसरीन वाटर सोल्यूशन चाहिए। हम प्रिपेयर तो नहीं फिलहाल कर सकते लेकिन हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट फिलहाल करूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह जब क्लासेस होंगी तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से। ठीक है। तो अब आपने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखना है, बेसिकली सबसे पहले हम स्टेम की बात करेंगे कि स्टेम इसका जो है स्ट्रेट ग्रो होता है, और इसमें टॉप के ऊपर न्यू ब्रांचेस हैं। इसमें कोई लिटरल डोमिनेंस वाली सिचुएशन नहीं होती। ठीक है। ब्रांचेस इसकी ऊपर ऊपर की तरफ ग्रो करती जाती है, टिप पे ग्रो करती जाती है न्यू ब्रांचेस। तो आप देखें कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स हैं आपने कभी भी उनमें घना कैनोपी नहीं देखा होगा। लंबाई में आपको प्लांट नजर आता है और कैनोपी भी आपको लंबाई में ही नजर आती है। तो इनके पास अपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, यानी लेटरली इनकी ब्रांचेस ग्रो नहीं करती, इतनी ज्यादा झुंड नहीं बनता।
कैनोपी उस तरह से हैवी कैनोपी नहीं बनती, लेकिन जो कैनोपी बनती है वो सीधी सीधी बनती है। तो टिप के ऊपर, टॉप के ऊपर स्टेम इलोंगेट होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन स्केली लीव्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर ये आपको नजर आ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो ब्राउन कलर के स्केली लीव्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये लीव्स जो है जिस यहाँ इन लीव्स की बात हो रही है, तो ये स्ट्रेट इसकी स्टेम है। ठीक है, और इसको लॉन्ग शूट कहा जाता है। और उसके टिप के ऊपर आप देखिए ये सारी सारी जो फोलिएज की जो अरेंजमेंट है, लीव्स की जो अरेंजमेंट है, वो टिप के ऊपर आपको ये सारी इस तरह से ये नजर आ रही है। और दरमियान में ये मेल कोन्स की क्लस्टर जो है वो नजर आ रही है। दिस इज द क्लस्टर ऑफ मेल कोन्स। ठीक है, तो लॉन्ग शूट्स और डवार्फ शूट्स दो किस्म की ब्रांचेस जो है वो आपको पाइन के स्टेम में मिलती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन फोकस हमने करना है वो इसके कोन के ऊपर करना है। तो इस डायग्राम में सामने आपको जो कोन नजर आ रही है, दिस इज द मेल कोन। ठीक है, और ये जो पूरा आपको ग्रुप नजर आ रहा है ये पूरा क्लस्टर है मेल कोन्स का। तो मेल कोन का साइज वैसे ही छोटा होता है, ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्स्पिकुअस होता है, मतलब इतना लेस कॉन्स्पिकुअस होता है। और फीमेल कोन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल होता है और सिंगल होता है, और आपको ज्यादा क्लियरली जो है वो फीमेल कोन्स नजर आ रही होती हैं। ठीक है, स्टेम की अगर एनाटॉमी की हम बात करें, थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर अच्छा इसके जो डवार्फ शूट में जो इसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं इनको स्पर्स कहा जाता है। ठीक है, और ड्राई स्केली लीव जो है वो फोलिएज लीव जिनको कहा जाता है वो नीचे बेस पे होते हैं। तो ये वाले सारे और ये आपके जो है ये स्पर्स की अरेंजमेंट ऊपर है। ठीक है, तो नीचे स्केली लीव्स हैं और ऊपर स्पर्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, स्टेम की एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी की यहाँ पे डायग्राम तो शो नहीं की गई, लेकिन जिस तरह नॉर्मल एक ट्रांसफर सेक्शन होता है स्टेम का, वैसे ही ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे आपको नजर आता है। जैसे कि एपिडर्मिस की लेयर होती है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर, कॉर्टिकल लेयर है, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस लेयर है, वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंट है, मेडुलरी रेस की प्रेजेंस है, और पिच बीच में प्रेजेंट होती है। तो पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका जस्ट लाइक डाइकॉट स्ट्रक्चर जो है इसका भी अवेलेबल होता है। ठीक है, लीव्स के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया कि छोटे स्केल की तरह के जो लीव्स होते हैं ब्राउन कलर के, और जो बड़े ग्रीन लीव्स होते हैं जिनको आप नीडल लाइक लीव्स भी कहते हैं, जिनके बारे में हमने स्पर्स का नाम दिया, जो कि डवार्फ शूट्स के ऊपर अरेंज होते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा फोकस है ऑब्जर्वेशन में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ये तमाम चीजें ट्रेस वाली साइड पे बनी हुई हैं, तो आपने जो जो भी ट्रेस पे डायग्राम ट्रेस के लिए बनी हुई है उससे रिलेटेड आपने पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन में लिखते जाना है। ठीक है, जैसे शूट के बारे में लिखा हुआ है तो वो लिख लें, लीव्स के बारे में लिखा है तो वो लिख लें। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, ये तो हो गए हमारे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यानी कि इनकी कोन्स, मेल और फीमेल कोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो अकेले जो कोन्स हैं वो इस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो कोन्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो इसके आपको ब्राउन कलर का जो स्केल सा स्ट्रक्चर नजर आता है, ये इसके स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, यानी वो लीव्स जो कि अपने स्पोर बेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो लीव्स का स्ट्रक्चर है, चूंकि ये अपने आप को एक चार चार के वर्ल्स में इस तरह से, यानी एक वर्ल्स की तरह की सिचुएशन में पूरा क्लस्टर अरेंज करता है, तो इसको स्ट्रॉबिलस या कोन का हम नाम देते हैं। ठीक है, since it's this plant tree is having pinus is having both the cones in same tree on same tree, so that is why this type of plant body is called monoecious। ठीक है, तो मोनेशियस और डायशियस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज फिर रिपीट हो रहा है। मोनेशियस टर्म इज यूज फॉर दोज प्लांट बॉडीज और थैलस जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक जगह पे मौजूद होता है। ठीक है, तो चूंकि पाइन ट्री के अंदर मेल और फीमेल कौन सेम प्लांट बॉडी में मौजूद है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोनेशियस। चलिए, जब मेल कोन की स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो मेल कोन साइज में ओवरऑल स्मॉल होता है, लोअर ब्रांचेस पे होता है। आप देखिए अगला सवाल है कि अच्छा अगर ये मोनेशियस है तो फिर प्लांट की जो मतलब कौन सी ब्रांचेस होती है जिसमें मेल कोन्स होती हैं, कौन सी ब्रांचेस होती हैं जिसमें फीमेल कोन्स होती हैं। तो आपकी जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें मेल कोन्स होती हैं। ठीक है, और यूजुअली दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे यूजुअली अरेंज देमसेल्व्स इन क्लस्टर। तो एक सेंट्रल मेन एक्सिस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको नजर आ भी रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, इस तरह से कोन के अंदर
और उसके जो स्केल की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं मेल कोन में, वो इस तरह से साइड्स पे अरेंज होते हैं। तो ये जो स्केल की तरह का स्ट्रक्चर है, लीफ की तरह का लेकिन थोड़ा वुडी टेक्सचर में, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफिल। यानी आप समझ लें कि ये स्टेमन, एंजियोस्पर्म में जो स्टेमन रोल प्ले कर रहा है वो यहाँ पे ये वाले स्पोरोफिल प्ले कर रहे हैं। बस वहां पे क्या है, स्टेमन की शक्ल थोड़ी बदल गई है, वो भी माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, उनका नाम माइक्रोस्पोरोफिल ही है। तो आपके पास ये जो स्केल की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं पत्ते पत्ते की तरह के ब्राउन से, ये सारे माइक्रोस्पोरोफिल है। और चूंकि चूंकि इसमें मेल स्पोर माइक्रोस्पोर बेयर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं, यानी वो पत्ता जो माइक्रोस्पोर बेयर करने वाला है। और ये स्पाइरल अरेंजमेंट में आपको पूरी मेन एक्सिस के ऊपर, जैसे ये सेंट्रल एक्सिस है, मदर एक्सिस भी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द स्पाइरली ये सारे पत्ते माइक्रोस्पोरोफिल एक एक करके अरेंज होते चले जाते हैं। जैसे अगर ये स्टॉक है, ठीक है, तो एक पत्ता इस तरफ है, एक पत्ता इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ करते हुए एक राउंड, अगर आप इसको ऊपर से देखें कोन को, तो एक राउंड वर्ल्ड की शक्ल में आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है। अच्छा, अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पर इस तरह से सैक की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये थैले की तरह का स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंगिया है। इनको पोलन सैक्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी मेल आगे चल के चूंकि पोलन सैक बनेगा तो मेल गेमिटोफाइट बन जाएगा ना, अभी तक तो स्पोरोफाइट जनरेशन है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंगिया कहते हैं या इसको पोलन सैक भी कहते हैं। अब अभी तक सारा स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड। ये सारा स्ट्रक्चर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सारा क्या है, ये डिप्लॉयड है। ठीक है जी। जैसे ही इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, साथ साथ लाइफ साइकिल भी इसका देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और वो मियोसिस करने के बाद इस पोलन सैक के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जो आपको सामने ये गोल से स्ट्रक्चर्स ये नजर भी आ रहे हैं। तो ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे आफ्टर मियोसिस, तो स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होगी, मियोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोर भी प्रोड्यूस कर रहा है और डिप्लॉयड है, तो मियोसिस भी होगी। तो पहले डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, उसमें मियोसिस होती है, वो फिर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे चल के क्या बनता है, मेच्योर होता है तो क्या बनता है, मेल गेमिटोफाइट यानी पोलन। ठीक है जी। तो पोलन ग्रेन जो है बेसिकली वो मेल गेमिटोफाइट है। ठीक है जी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मेल कोन का नजर आ रहा है। एक मेल कोन ए फिगर में पूरी नजर आ रही है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज हुए हैं। फिर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको क्लियरली विजिबल है। फिर एक जो माइक्रोस्पोरोफिल अलग से, यानी इसको स्टेमन भी कहते हैं, वो ये सी फिगर में मेंशन है, माइक्रोस्पोरोफिल उसका माइक्रोस्पोरेंगिया। फिर वर्टिकल सेक्शन उसी स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल का भी दिया हुआ है, जिसमें पोलन सैक और पोलन ग्रेन नजर आ रहे। चूंकि अब यहाँ पोलन ग्रेन का नाम हमने दे दिया, यानी कि अब ये मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है जी, यानी कि अब ये स्ट्रक्चर मेल गेमेटोफाइट बन गया, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट। फिर पोलन ग्रेन की अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा, इनका जो पोलन ग्रेन है, जैसे मैंने शुरू में लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बात डिस्कस की थी कि जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड वेरी अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स towards the land habitat, since they are actually they are bearing the xerophytic environment ना। तो इस वजह से आप देखिए कि इनका पोलन जो है, अभी मैंने क्या बताया थोड़े पहले कि जो लोअर ब्रांचेस है वहां पे मेल कोन होता है, तो फीमेल कोन अपर ब्रांचेस पे होती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो इस वजह से चूंकि पोलन को नीचे से ट्रेवल करके ऊपर जाना पड़ता है, सो दैट इज वाई इनके पोलन ग्रेन के ऊपर विंग्स भी है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आउटर स्ट्रक्चर की जो लेयर होती है उसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं, इनर लेयर जो है उसको एंडोस्पोरियम कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है और कुछ ग्रैन्युलर पार्ट्स हैं। और इसमें ये जो मेन सेल है ये डिवाइड होता है, फिर इसमें ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल्स बनते हैं, और आगे चल के ये फिर पॉलन ट्यूब की जनरेशन और फिर फर्टिलाइजेशन का काम यहाँ से परफॉर्म होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब फीमेल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया मुकम्मल हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड जो कोन है उसको कहते हैं जी फीमेल कोन। फीमेल कोन जो है वो स्ट्रक्चर में दिखने में लार्ज होती है साइज में, और यूजुअली ये एक ब्रांच के ऊपर एक ही ये प्रोड्यूस होती है, लेकिन कभी कभी ये चार कोन्स भी इकट्ठे अरेंज होते हैं, बस चार से ज्यादा नहीं, एक नॉर्मली, लेकिन चार तक अरेंज हो सकती है। और दो तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेक्ट स्केल या कैपिलरी स्केल भी कहते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये,
और दूसरा स्केल होता है जिसमें जो ओव्यूल होता है इसका, ठीक है, जिसको आप मेगास्पोरोफिल कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ब्रेक्ट स्केल जो है वो हर जो मेगास्पोरोफिल ओव्यूलिफेरस स्केल के नीचे अरेंज होता है इस तरह से, यूं करके, और फिर इसके ऊपर ये ओव्यूलेट फो जो आपका स्केल है वो नजर आता है। तो जो ब्रेड स्केल है वो हमेशा नीचे होता है इसके, और ऊपर जो है वो ओव्यूलेट स्केल, यानी जिसमें ओव्यूल दो जो ओव्यूल्स होते हैं वो दो ओव्यूल्स यहाँ पे इस तरह से अरेंज होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो जो ओव्यूलेट स्केल है उसी को मेगास्पोरेंगियम कहा गया है, पहले भी पढ़ा था हमने, ओव्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इंडेसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंगियम। तो ओविलिफेरस स्केल का मतलब है वो मेगास्पोरोफिल या वो स्केल जिनमें ओव्यूल मौजूद होते हैं। क्योंकि ये नेकेड सीडेड प्लांट है तो आप देखिए इसकी जो इनर साइड्स हैं यहाँ पर ये आपको ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं, तो ये कवर्ड नहीं होते ओवरी के स्ट्रक्चर से। सो दे आर नेकेड सीड्स, दो दो हर ओव्यूले जो ओविलिफेरस स्केल है यानी मेगास्पोरेंगियम में उसके अंदर जो है वो दो दो ओव्यूल्स ही अरेंज होते हैं। तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज द मेगास्पोरोफिल। तो ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये मेगास्पोरेंगियम है, और इसके अंदर दो मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे चल के मल्टीप्लाई होते हैं। फिर उसमें अब यहाँ पे भी सेम वही कहानी के शुरू में ये ओव्यूल या मेगास्पोर जो है पहले डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, फिर इन दोनों ओव्यूल्स में मेगास्पोर्स बनते हैं, चार चार मेगास्पोर्स। फिर उसके बाद वो सब आर्चिगोनिया में तब्दील होते हैं, माइटोटिकली मल्टीप्लाई होते हैं, और डायरेक्ट एग नहीं बनता, पहले आर्चिगोनिया बनते हैं, मल्टीपल सेवरल आर्चिगोनिया बनते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर हैप्लॉइड एग बनता है। और उस तक जब तक ये सारा काम मुकम्मल होता है तब तक मेल जो है पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर आ चुका होता है। तो इनकी पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में 14 माह का गैप है, ठीक है। तो तब तक मेल मेल जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ तक आ चुका होता है और वो वेट करता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और फिर सीड बनता है जिसको हम पाइन सीड का नाम देते हैं। तो चूंकि बहुत सारे आर्चिगोनिया बनते हैं वो सब फर्टिलाइज भी होते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू की कमी की वजह से सिर्फ दोनों तरफ दोनों जो ओव्यूल्स थे उनमें एक एक जाइगोट ही जिंदा रहता है। और जब एक जाइगोट जिंदा रहता है तो उसमें वही एक एक जाइगोट जो सिंगल सीड फॉर्मेशन करता है, और यानी एक ओविलिफेरस कोन जो है उसमें फिर एक एक पाइन सीड जो है वो बनता है, ठीक है। तो नीचे जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये पाइन सीड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें ये भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो एक बात याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल सेक्शन में ना फर्क होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो आप लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं, और वर्टिकल सेक्शन यूं होता है, ट्रांसफर सेक्शन भी इसको कहते हैं, वर्टिकल सेक्शन यूं होता है। तो आपको सामने जो नजर आ रहा है पाइन सीड का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। और ऊपर जो ये हमने ये जो देखा था स्टेमन वाला ये वीएस या ट्रांसफर सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए इस वाली फिगर में आपको एलएस में और वीएस में फर्क भी नजर आ रहा है। तो कौन जो है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और वीएस जो है वो साथ आपका वर्टिकल सेक्शन की फॉर्मेशन है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पे आपका ये लेक्चर हो गया है मुकम्मल। अब आप देख लें ऑब्जर्वेशन के पेज में, देखें जिस जिस तरह आपके पास डायग्राम्स मौजूद है उस तरह आप डायग्राम्स बनाते जाएं, उसको सॉरी ट्रेस करते जाएं और अच्छी सी लेबल करते जाएं। और उसके बाद आपने जो है वो साथ साथ दो दो ऑब्जर्वेशन इसकी ऐड करते चले जाना है, ठीक है जी। चले यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर भी हो गया मुकम्मल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल टर्म्स हैं फ्लावर्स की या इन्फ्लोरेसेंस की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।